नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि सभी लोग जल्दी से ज़्यादा जुड़ सकें। आज की जो हमारी क्लास है वो पर्यावरण शिक्षण से है, 7वां लेक्चर है। चलिए देखते हैं आज आप लोगों कितना बढ़िया करते हैं। लेकिन आज आप लोगों को बता दें कि आज का आप लोगों का टारगेट वही रहेगा। आज 14 प्रश्न रहेंगे, आप लोगों को सही करना है। 15 में से सिर्फ एक गलत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आज 14 प्लस आप लोगों का रहेगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का कितना सही होता है। लेकिन आज के जो प्रश्न है एकदम हिला कर रख देंगे आप लोगों को कि कौन सा सही करें, पहला सही करें या फिर दूसरा सही करें या फिर तीसरा या फिर चौथा। इतने धांसू प्रश्न बने हैं कि हर बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं सीटेट में, और पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। तो आज आप लोगों के दिमाग को हिला कर रख देंगे प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ पे 4 गुना कह रहा है कि अधिक मनुष्यों से देख सकते हैं। तो कौन सा है वो वस्तु देख सकते हैं वो कौन से हैं। पहला कह रहा है कि मधुमक्खी, मच्छर, तितली। दूसरा कह रहा है बाघ, तेंदुआ, सांड। और तीसरा कह रहा है सांप, रेशम कोट और छिपकली। और चौथा कह रहा है कि चील, गरुड़ और गिद्ध। तो जल्दी से बताइए। ये है प्रश्न हमने जो आप लोगों को मैराथन क्लास जो दिया था सेट 3 उसमें आप लोगों को ये वाला प्रश्न दिया गया था। तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा कि आंसर क्या कौन सा होगा, कि वो कौन सा जीव है जो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दिखता है। तो है ना प्रश्न आज की जबरदस्त। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। और दूसरा कह रहा है बाघ, तेंदुआ और सांड। और तीसरा कह रहा है सांप, रेशम कोट और छिपकली। और चौथा कह रहा है चील, गरुड़ और गिद्ध। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो पहले का आंसर होगा हमारा चौथा। है ना महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, चील जो होता है, गरुड़ जो होता है, गिद्ध जो होता है, ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दिखते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को और बता दें कि ये तीनों जो हैं ये 4 गुना अधिक दिखते हैं। लेकिन शेर, बाघ, जो शेर और बाघ होते हैं और चीता होते हैं, ये मनुष्यों की तुलना में 6 गुना अधिक दिखते हैं। कितने गुना अधिक दिखते हैं? 6 गुना मनुष्यों के। जो शेर हैं, बाघ हैं और चीता, ये मनुष्यों की तुलना में 6 गुना अधिक दिखते हैं। और जो ये चील, ये पक्षी जो हैं ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दिखते हैं। याद रखिएगा कि 4 गुना अधिक पक्षी देखते हैं मनुष्यों से, चील, गरुड़ और गिद्ध। और जो 6 गुना होते हैं ये मनुष्यों से 6 गुना अधिक जो जानवर हैं वो देखते हैं। कौन कौन से? शेर, बाघ और चीता। याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लेकिन दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले एक बार कह देंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन भाइयों ने नहीं किया अभी तक। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न ही इतना महत्वपूर्ण आ गया कि आप लोग देखते ही रह जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक फसल को काटने के पश्चात, यानी कोई फसल है उसके काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस व अन्य खरपतवार, यहाँ पे बांस की बात कर रहा है कि बांस और खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, सिर्फ काट दिया जाता है। और उनकी राख को उर्वरक बनाती है, उन्हें जला दिया जाता है, उनकी राख को उर्वरक बनाती है। जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का जोता जाता है, पूरा नहीं खोदा जाता है, हल्का खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। वो खेती कौन सी कहलाएगी? तो पहला कह रहा है सिंचाई खेती, दूसरा कह रहा है सहकारी खेती और तीसरा कह रहा है झूम खेती और चौथा कह रहा है कि सीढ़ी नुमा खेती। तो जल्दी से बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा। लगभग सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है दूसरे का। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा तीसरा, झूम खेती। ये पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती होती है। जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य होता है उसमें झूम खेती होती है। यहाँ के लोग जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे कुछ कुछ वर्षों तक रहकर खेती करते हैं। और वहाँ पे जो घास होती है, बाँस होता है, उसे जड़ से नहीं उखाड़ते, उसे सिर्फ काट देते हैं और जला देते हैं। उसकी राख को उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और हल्का जोत के उसमें बीज छिड़क देते हैं और उसी का उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात और आप लोगों को बता दें कि जो बांस होता है वो पेड़ नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि बांस जो होता है विश्व की सबसे बड़ी घास होती है। बांस का जो पेड़ होता है वो पेड़ नहीं होता है। बांस जो होता है ये पेड़ नहीं, ये घास होती है। दुनिया की सबसे बड़ी घास अगर पूछ दिया प्रश्न में कौन सी होती है, तो दुनिया की सबसे बड़ी घास जो होती है बांस होता है। क्या होता है? बांस। दुनिया की सबसे बड़ी घास बांस होती है। याद रखिएगा सभी लोग, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी घास कौन सी होती है, तो बांस होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है।
आज के जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसे छोड़िएगा मत, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और जो भी लाइव क्लास में आप लोगों को दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि जब कोई सफेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर पटकता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया करता है, कैसे करता है? यानी कोई सपेरा अगर बीन बजा रहा है तो सांप जो है उसकी धुन पर, उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर पटकता है। ये आपके विचार जो हैं, आपके यहाँ सॉरी यहाँ यात्रा नहीं है, आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कौन सी करता है? तो पहला कह रहा है कि वाद्य यंत्र की गति देखकर, जो बजा रहा है बीन उसकी गति के द्वारा। और दूसरा कह रहा है वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके, जो कंपन निकलती है वाद्य, जो ध्वनि के माध्यम से कंपन निकलती है उसके द्वारा अनुक्रिया करता है। और तीसरा कह रहा है वाद्य यंत्र सूंघ कर, यहाँ पे सूंघ कर बात कर रहा है कि उसका जो ध्वनि है उसे सूंघ लेता है। और चौथा कह रहा है कि उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, यानी उसकी जो ध्वनि निकली है उसको सुनकर वो अपने 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 सर को इधर उधर पटकता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर हमारा होगा कि यंत्र गति को देखकर वो अपने सर को पटकता है। दूसरा कह रहा है कि उसके कंपन द्वारा अनुक्रिया करता है। तीसरा कह रहा है कि वाद्य यंत्र को सूंघने की बात कर रहा है यहाँ पे। और चौथा कह रहा है कि उसकी ध्वनि को सुनकर। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा तीसरे का? तो तीसरे का आंसर होगा हमारा दूसरा। तीसरे का आंसर होगा हमारा दूसरा, क्योंकि जो सांप होते हैं ये ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं। ये जब रेंगते हुए चलते हैं ज़मीन पे तो जो कंपन उत्पन्न होती है, वाइब्रेट उत्पन्न होती है, उसके माध्यम से ये इधर उधर चलते हैं और अपनी जो दुर्घटना होने की क्रिया होती है उसे भाप लेते हैं। और जो ध्वनि जो निकलती है वाद्य यंत्र से बीन के, उसकी जो ध्वनि की कंपन होती है उसके माध्यम से ही ये अनुक्रिया करते हैं, अपने सर को इधर उधर पटकते हैं। तो इस आधार पर हमारा दूसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, सही है या फिर गलत? जल्दी से बता दीजिए। कि पहला कह रहा है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार होते हैं। यानी भारत में जो परिवार होते हैं ऐसे ही होते हैं, एक माँ बाप होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। और दूसरा कह रहा है कि सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं की बात कर रहा है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। और तीसरा कह रहा है कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। यानी कह रहा है कि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यानी भारत में जो परिवार हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है और आदर्श परिवार होता है। और चौथा कह रहा है कि सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो जल्दी से बताइए कि चौथे का आंसर कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? तो आज के प्रश्न आप लोगों को सोचने पे एक बार जरूर विवश कर रहा है कि कौन सा आंसर दें। देख भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से बताइए पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? तो जल्दी से बताइए कि चौथे का कौन सा सही होगा। तो चौथे का हमारा सत्य होगा चौथा, सत्य, क्योंकि यह एक आदर्श परिवार की बात कर रहा है कि अगर माँ बाप और 2 बच्चे के अलावा दादा दादी भी अगर उसमें जोड़ देता तब वो होता सही नहीं है, क्योंकि तब ये आता परिवार कई प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि माँ बाप और 2 बच्चे एक आदर्श परिवार के इकाई होते हैं, प्रकार होते हैं। तो इस आधार पे हमारा चौथे का चौथा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं किन लोगों का सही होता है 5वां हमारा। तो देखते हैं 5वां कह रहा है कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति, यहाँ पे खाली स्थान है, प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। यानी मानव के पेट में आमाशय में कौन सा रस होता है जो पाचन क्रिया को पचाने में सहायता करती है? पहला है क्षारी, दूसरा है उभयधर्मी और तीसरा है उदासीन और चौथा कह रहा है अम्लीय। तो जल्दी से बताइए 5वें का आंसर। 5वें का आशा करते हैं सभी लोगों का सही होगा। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होगा 5वें का। तो 5वें का हमारा सही होगा अम्लीय। अम्लीय का अर्थ होता है एसिड। जो हमारी पाचन क्रियाएं, जो हम भोजन अपने पेट में, हमारे पेट के माध्यम से आमाशय में जाते हैं मुंह के माध्यम से, तो उसे अम्लीय एसिड के माध्यम से उसे जो होता है उसे पचाने का कार्य करता है। इस आधार पे हमारा अम्लीय सही होगा और 5वें का चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। देखते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठा प्रश्न बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की
अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में से विचारों का किस पर ध्यान देंगे? विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? तो जल्दी से बताइए कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, यानी पर्यावरण की जो अध्ययन की कक्षा है, समूह क्रियाकलाप, यहाँ समूह की बात कर रहा है, समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते समय, यानी जो पर्यावरण की अध्ययन की क्रिया कक्षा है उसमें समूह क्रियाकलाप यानी आपस में बात करने की जो आप क्लास का निर्धारण करेंगे, आप निम्न में से किस विचारों का कितना ध्यान रखेंगे? तो पहला कह रहा है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, दूसरा कह रहा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे वो क्लास बनाएंगे, और तीसरा कह रहा है उसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, और चौथा कह रहा है सभी धर्मों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यानी सभी धर्मों से जिनकी भाषा अलग है, जिनकी बोली अलग है, वो किस धर्म से आते हैं, किन दूसरे धर्म से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, उन सभी को ऐसा 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 कक्षा का निर्माण किया जाए, ऐसा समूह का क्रियाकलाप का निर्माण किया जाए ताकि उन्हें अच्छा लगे, रुचि लगे, यानी उनके पढ़ने में रुचिकर लगे। तो इस आधार पे हमारा कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे एक समूह जोड़ा बना हुआ है, ए डी यानी बी डी सही है, कह रहा है कि दूसरा और चौथा सही है, या फिर बी सी सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सही है केवल। फिर कह रहा है ए बी और डी, कह रहा है कि या फिर तीसरा कह रहा है कि ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो और चौथा कह रहा है कि ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा छठे का? तो छठे का आंसर जल्दी से बताइए। तो छठे का आंसर हमारा होगा तीसरा, छठे का आंसर होगा ए बी डी। यहाँ कह रहा है मूल्यवान सामग्रियों को जोड़ने की बात कर रहा है, कह रहा है कि अधिक खर्चीली वस्तुओं को डालने से कोई लाभ नहीं होता, हमें बच्चों के रुचियों पर ध्यान देना चाहिए, और लड़का लड़कियों को समान रूप से पढ़ाने रुचिकर लगे उस पर ध्यान देना चाहिए, और सभी धर्मों के और संस्कृति के जो पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उनको रुचिकर लगे वो विषय हमें पढ़ानी चाहिए। यहाँ पे मूल्यवान वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है, ये हमारा गलत है। और बचा कौन? पहला, दूसरा और चौथा। तो इस आधार पे हमारा तीसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। आज के जितने भी प्रश्न हैं एकदम धांसू प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि 7वां कितने लोगों का सही होता है, और जिन भाइयों ने अभी से जुड़े हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन से सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। कह रहा है कि जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 3 ऐसे प्रश्न हैं जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हैं, केवल एक प्रश्न ऐसा है जो पर्यावरण अध्ययन के समूह से अलग है। वो प्रश्न कौन सा है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि पौधों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान का निर्माण से सहायता मिलता है, और दूसरा कह रहा है कि बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तीसरा कह रहा है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, और चौथा कह रहा है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्ध में अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा कि पर्यावरण अध्ययन के समूह रूप में क्रियाकलापों से संलग्न शिक्षक और छात्रों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन ऐसा है, केवल एक कथन को छोड़ के। वो कथन कौन सा है? पहला कह रहा है कि पौधों से बालक जो बच्चे के उम्र से अधिक हैं, यानी जो पढ़े हैं, यानी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बच्चे जो हैं उनसे ज्ञान का निर्माण, यानी जो उनका समर्थन करते हैं तो अधिक उनके ज्ञान का निर्माण में सहायता मिलती है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे परस्पर सामंजस्य, यानी आपस में एक दूसरे से सहयोग करके सीखते हैं। ये तो हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। बात और बहस, यहाँ बहस की बात ये नहीं है कि हम आपस में झगड़ा कर दें, बहस की बात ये हो रहा है कि जो उनके मन में जो प्रश्न है, कौतूहल है, उसे दूसरे बालक की समझ रखते हैं और उससे उनका कोई निष्कर्ष निकलता है और बालक उससे कुछ सीखते हैं। ये भी हमारा सही है। और चौथा कह रहा है समूह क्रियाकलापों की वजह, यानी समूह चर्चा की बात कर रहा है। समूह में रह के बालक जो होते हैं अपने बालों को एक दूसरे से रखते हैं और एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं जो मिलती हैं उससे बालक सीखते हैं, अच्छा सुधार करते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं, और दूसरे बालक से वो जान देते हैं कि इस प्रश्न का ये, अगर कोई बालक कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बजाय दिल्ली है, तो दूसरा बालक कहेगा कि नहीं। यहाँ समूह अगर क्रियाकलाप हो रहा है तो दूसरा बालक कहेगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो बालक की जो शंका रहेगी उस समूह क्रियाकलाप से मिट जाएगी। तो यहाँ पे अच्छा सुधार होता है उनकी वाणियों में। तो इस आधार पर हमारा बचा कौन? हमारा गलत यही था, तो बचा हमारा पहला।
तो 7वें का हमारा आंसर होगा पहला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 8वां पर समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे, यानी समूह कार्य से पर्यावरण कर रहे बच्चों को सामाजिक व्यक्ति की विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी समूह, यहाँ पे कह रहा है समूह पर्यावरण कार्यक्रम अध्ययन, यानी समूह में रह के जो बच्चे आपस में एक गुण बना के उसमें सीखते हैं, अध्ययन करते हैं सामाजिक व्यक्तित्व विशेषता के आकलन के लिए, यानी जो सामाजिक है व्यक्तित्व भिन्नता है उसकी विशेषता के आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला कह रहा है कि निर्धारण मापनियाँ, दूसरा कह रहा है दत्तेकार, और तीसरा कह रहा है कागज पेंसिल परीक्षण, और चौथा कह रहा है मौखिक परीक्षण। यानी निर्धारित मापनियाँ कह रहा है कि जो जो मापनीय पद्धतियाँ हैं उससे कह रहा है, और यहाँ गृह कार्य से बात कर रहा है कि गृह कार्य से, यहाँ गृह कार्य से बात कर रहा है कि बालक को गृह कार्य देने से उनके सामाजिक और व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन हो सकता है। और कागज पेंसिल परीक्षण, यानी उन्हें प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उन्हें कागज और पेंसिल के माध्यम से उन्हें उनकी जो सामाजिक और बौद्धिक जो क्रियाएं कलाप हैं उसे सही किया जा सकता है। और मौखिक प्रश्न पूछ के बालकों को मौखिक प्रश्न पूछ के उनमें सामाजिक और व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन किया जा सकता है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जल्दी से बताइए कि 8वें का आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा चौथा। यहाँ पे देखिए आप लोग पहले ही प्रश्न को देखते ही समझ जाइए कि प्रश्न में कह क्या रहा है। समूह क्रिया की बात कर रहा है, तो समूह में अगर क्रिया होगी तो वो मौखिक द्वारा ही क्रियाकलाप होगा पर्यावरण के अध्ययन में। समूह की बात कर रहा है, एक गुट की बात कर रहा है, तो अगर बालक इसमें बैठेंगे समूह में तो वो कागज पेन के माध्यम से नहीं होगा उनका परीक्षण, दत्त गृह कार्य के माध्यम से नहीं होगा, जो शिक्षण निर्धारण मापनियाँ हैं उनकी योग्यताएं मापने की उससे नहीं होगा, लेकिन मौखिक प्रश्नों के द्वारा वो आपस में परस्पर क्रिया करेंगे, एक दूसरे से संप्रेषण के माध्यम से सीखेंगे। तो इस आधार पे हमारा चौथा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों का सही आया है मौखिक प्रश्न वाला 8वें का। आज के प्रश्न है ना एकदम मज़ेदार। तो एक बार अगर प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो एक बार यस जरूर कर दीजिए। चलिए 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। नीचे पौधों के बारे में बच्चों को कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ये प्रश्न अगर आप लोगों के दिमाग न घुमा दिए तो कहना कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का देखते हैं, अधिकतर लोग आंसर नहीं दे पाएंगे इसका 9वें प्रश्न का। तो देखते हैं, पहला कह रहा है ये घास पौधा नहीं है, दूसरा कह रहा है कुछ सब्जियां फल होती हैं, और तीसरा कह रहा है कि बीज कुछ किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, और चौथा कह रहा है गाजर और बंद गोभी पौधा नहीं होता। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो देखते हैं 9वें का आंसर कितने लोगों का सही होता है। जल्दी से बताइए कि घास पौधा नहीं है, दूसरा कुछ सब्जियां फल नहीं है फल होती हैं, और तीसरा कह रहा है बीज कुछ पौधे का हिस्सा नहीं होता, और चौथा कह रहा है कि गाजर बंद गोभी पौधा नहीं। ये प्रश्न हम भी जब पढ़े तो एकदम कन्फ्यूज हो गए। तो देखते हैं आज कितने लोगों का सही होता है। अधिकतर लोगों का ये प्रश्न गलत होगा, हमें पता है। तो जल्दी से सोच समझ के एक बार पढ़ के दीजिए जल्दी से। तो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा हमारा, जल्दी से। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सीटेट में आ जाए। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरा, कुछ सब्जियां फल नहीं होती हैं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है, क्योंकि कुछ जो सब्जियां होती हैं वो फल नहीं होती हैं। जैसे पालक हो गया, पालक फल नहीं है, सभी लोगों को पता है। पालक जो है ये सब फल नहीं है। दूसरा आप लोगों को अगर ले लिया जाए, दूसरा धनिया जो है फल नहीं है, सभी लोगों को पता है। तो कुछ सब्जियां फल नहीं है, ये हमारा सही है वैज्ञानिक दृष्टि से। घास पौधा नहीं है, तो सही है कि घास पौधा नहीं है। आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है कि अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी घास कौन सा है, तो बांस है। दुनिया की सबसे बड़ी घास कौन सी है, तो बांस है। इसे याद रखिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी घास कौन सी है, बांस है। और कह रहा है बीज जो होता है किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता है, बीज जो होता है किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता है, उसे बोया जाता है तब वो किसी पौधे का हिस्सा होता है। और गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। गाजर जो होता है जड़ होता है, और बंद गोभी जो होता है फूल होता है। तो इस आधार पे हमारा बचा कौन, हमारा बचा दूसरा। तो कुछ सब्जियां फल नहीं होती,
तो यही आंसर हमारा होगा 9वें का दूसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि 10वां प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आज के जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं बहुत ही धांसू प्रश्न है। कह रहा है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कक्षा 4 की एक शिक्षिका है, उसने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वायु वृद्धि यानी अधिक, अपने से अधिक जो बुजुर्ग हैं उनसे, लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से कौशल का आकलन नहीं करता, कौन से कौशल का आकलन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बताइएगा, यहाँ नहीं का बात कर रहा है कि एक जो कक्षा 4 की एक शिक्षिका है अपने छात्रों से, अपने बालकों से कह रही है कि आप लोग घर पे जाइए, आसपास जाइए और अपने जो वृद्ध हैं आपसे, वो अपने आपके जो पापा हैं उनसे, वृद्ध हैं या फिर आपके पापा के जो बराबर हैं उनसे पूछिए कि आप जब जवान थे तो आपके समय में कि कुछ पौधे ऐसे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसका जो है इस कौशल का आकलन किससे संबंधित नहीं है, संभावना है ये कौन से कौशल का आकलन की संभावना नहीं होता है। तो पहला करा है कि प्रयोग, दूसरा करा है चर्चा, तीसरा करा है प्रश्न और चौथा करा है अभिव्यक्ति। तो जल्दी से बताइए कि 10वें का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो 10वें का आंसर हमारा क्या होगा, प्रयोग होगा, दूसरा चर्चा होगा, तीसरा प्रश्न होगा, प्रश्न पूछना, चौथा कह रहा है अभिव्यक्ति। कह रहा है कि जो एक शिक्षिका जो है अपने छात्रों से कहती है कि आप जाइए अपने आसपास पड़ोस में पूछिएगा कि घर जाने के बाद, छुट्टी के बाद, तो पूछिएगा कि आप जब जवान थे यानी आप जब किशोरावस्था में थे, नौजवान थे, तो आपके समय में कुछ ऐसे भी पेड़ थे जो इस समय नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका तात्पर्य किससे नहीं है। पहला कह रहा है प्रयोग से, दूसरा कह रहा है चर्चा, तीसरा कह रहा है प्रश्न और चौथा कह रहा है कि अभिवृत्ति से। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा प्रयोग से। बालक प्रयोग, ये गलत है, यहाँ संभावना नहीं कर रहा है, आकलन की संभावना नहीं कर रहा है, तो प्रयोग से है। बालक जब उनसे प्रश्न पूछेगा तो चर्चा जरूर करेगा, प्रश्न तो पूछ ही रहा है वो, सही है। अभिव्यक्ति वो अपने के लिए पूछ रहा है और क्लास में जब आएगा तो बताएगा सभी लोगों को और शिक्षक को बताएगा कि उन्होंने कहा है कि हाँ थे या फिर नहीं थे। तो लेकिन यहाँ प्रयोग नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रयोग से नहीं है। तो इसका आंसर 10वें का हमारा होगा प्रयोग यानी पहला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ये प्रश्न तो और भी महत्वपूर्ण है, अब तक के प्रश्नों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे देखिएगा कि और ये अपने बौद्धिक और तर्क शक्ति का विचार करके इस प्रश्न को बताइएगा कि ये प्रश्न कितने लोगों का सही हो रहा है, और तुक्का मत मारिएगा, एकदम सटीक बताइएगा ये आंसर। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। 11वां कह रहा है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर को रद्दी सामग्री, अपने घर की यहाँ होगी, घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है, यानी किससे अभिप्राय नहीं है। तो जल्दी से बताइए। पहला कह रहा है कि बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को की समझने देने की। और दूसरा कह रहा है कि कूड़े से बनी श्वेत वस्तुओं की प्रदर्शनी होगी, यहाँ पे द होगा, टाइप करने में गलती हो गई है अधिकतर, प्रदर्शनी आयोजित करने से है। और तीसरा कह रहा है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। और चौथा कह रहा है कि बच्चों में जो होता है सृजनशीलता का विकास करना। तो जल्दी से बताइए 11वें का क्या होगा हमारा, 11वें का जल्दी से बताइए 11वें का आंसर क्या होगा कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को कहता है कि अपने घरों की जो रद्दी कागज है उससे सामग्रियां बनाएं, उपयोगी वस्तुएं बनाने को कहता है, लेकिन शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है, किससे नहीं है उसका। पहला कह रहा है कि बच्चों को पुनः स्मृति पुनः प्रयोग और रूपांतरण, यानी जो वस्तु बेकार है उसे पुनः से प्रयोग में लाने के लिए, रूपांतरित करने के लिए, जो जैसा था उसमें परिवर्तित करने के लिए। और दूसरा कह रहा है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी, यहाँ प्रदर्शनी से है, हम प्रदर्शनी आयोजित करें, जो बना के जो कूड़े से श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, अच्छी वस्तुएं, उसे प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए कह रहा है। और तीसरा कह रहा है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेने की बात कर रहा है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। और कह रहा है यहाँ पे कि बच्चों से, यहाँ पे कह रहा है कि सृजनशीलता की विकास करने की बात कर रहा है। तो जल्दी से बताइए कि इसका कौन सा सही नहीं होगा। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों को पुनः प्रयोग और रूपांतरण करने के लिए, कि वस्तुओं को फिर से एकदम प्रयोग में लाया जा सके। और यहाँ पे कह रहा है कि कूड़े से प्रदर्शनी अपने घर में सजा सकता है अच्छे वस्तुओं को बनाकर। और यहाँ कह रहा है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के निर्णय लेने की बात कर रहा है। यहाँ निर्णय लेने की बात कहाँ से आ गई, यहाँ पे प्रदर्शनी, यहाँ पे घर के रद्दी कागजों की बात कर रहा है। और यहाँ सृजन, तो उनका तो सृजन तो होगा ही बालकों का,
सृजन तो होगा ही, विकास तो होगा ही। अगर उससे कुछ तर्क लगा के अपने चिंतन शक्ति का प्रयोग करके कुछ बनाएंगे तो इस आधार पे हमारा जो है तीसरा सही होगा। और जो यहाँ पूछा है कि शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है तो यही तीसरे से होगा हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कहता है हमारा। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है। पहला कह रहा है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। और तीसरा कह रहा है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से सम्मिलित होनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। लगभग सभी लोगों का सही आना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों का 12वां सही होता है। अगर 12वां सही हुआ तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए अपना उत्तर। तो जल्दी देखते हैं, तर्क करके ही सभी प्रश्नों को दीजिएगा, तुक्का मत मारिएगा। तो देखते हैं 12वें का कितने लोगों का सही होता है। जल्दी से बताइए 12वें का आंसर। तो 12वें का आंसर कह रहा है कि रूखी होनी चाहिए, यानी बहुत कठिन होनी चाहिए। बच्चों को समझ में नहीं आने की बात कर रहा है, कठिन से बात कर रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आने चाहिए। तो हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है परिभाषा पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जाए, यानी जो भाषा है उसे इतना अधिक प्रबल बना दिया जाए कि बालक समझ न सके, औपचारिक बनाई जाए जिससे बालक समझना। ये भी गलत हो गया हमारा। बल देने की बात कर रहा है भाषाओं परिभाषाओं पे। और तीसरा कह रहा है कि तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि तकनीक से लैस होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से समझ होने, यानी बालक के जो क्रियाकलाप जो रोज के रोज क्रियाकलाप कर रहे हैं उससे पर्यावरण के अध्ययन को जोड़ के पढ़ाना चाहिए, वैसी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो इस आधार पे आशा करते हैं सभी लोगों का आंसर आ गया है। सभी लोगों का आंसर एक ही आ रहा है और वो आंसर हमारा चौथा। बच्चे के प्रतिदिन जो क्रियाकलाप हो रही है उससे संबंधित पर्यावरण की क्लास और पाठ अध्ययन की पुस्तक होनी चाहिए। तो इस आधार पे हमारा 12वें का चौथा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। इस प्रश्न को सही से एकदम सोच समझ के दीजिएगा सभी लोग, इस प्रश्न को गलत मत कर दीजिएगा। 13वां प्रश्न हमारा, तो जल्दी से बताइए 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र दिखाता है। एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं का चित्र दिखाता है और उन पशुओं पर रंग भरने के लिए कहता है। और जो हमारे घरों में नहीं रहते नहीं रहते, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कौन सा उद्देश्य। कह रहा है कि एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों से कहता है कि पशुओं के कुछ चित्र दिखाता है, विभिन्न पशुओं के चित्र दिखाता है और कहता है कि इनमें रंग भरने के लिए कहता है। और हमारे घर में नहीं रहते जिन जिन पशुओं को, उसका क्रियाकलाप उद्देश्य पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है उनका उद्देश्य क्या होता है। पहला कह रहा है कि सृजनात्मक विकास करना, यानी जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं उन विषयों को दिखाता है, उन जानवरों के चित्र दिखाता है और रंग भरने के लिए कहता है। तो उससे उनके बालक जो हैं उनके क्रियाकलाप में उद्देश्य कौन सा हो सकता है। कह रहा है कि सृजनात्मक का विकास होता है। दूसरा कह रहा है अवलेखन का विकास होता है। तीसरा कह रहा है वर्गीकरण का कौशल का विकास होता है। चौथा कह रहा है कि डाटा संग्रह का विकास होता है। तो आंसर हमारा यहाँ है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है A, B, D सही है। कह रहा है कि A सही है, B सही है और D सही है, यानी A, B, D सही है। दूसरा कह रहा है हमारा कि B, C, D सही है। कह रहा है कि B सही है, कह रहा है कि B सही है, C सही है और D सही है। और हमारा तीसरा कह रहा है A, C, D सही है और चौथा कह रहा है A, B, C सही है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा हमारा। पहला हमारा आंसर सही होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। कह रहा है कि एक शिक्षक जो होती है वो विभिन्न पशुओं का चित्र देती है और कहती है कि इसमें रंग भरिए। जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं जीव, उससे उस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। कह रहा है पहला कह रहा है कि सृजनात्मक विकास होता है, दूसरा कहता है अवलोकन होता है और तीसरा कह रहा है वर्गीकरण का कौशल का विकास होता है, चौथा कह रहा है डाटा संग्रह का विकास होता है। तो इस आधार पे कौन सा सही है। पहला सही है A, B, D सही है या फिर B, C, D सही है या फिर A, C, D सही है या फिर A, B, C सही है। तो जल्दी से बताइए कि 13वें का आंसर क्या होगा। तो 13वें का आंसर होगा हमारा चौथा A, B, C। यहाँ पे देखिए सृजनात्मक का विकास होगा, बालक देखेंगे
जो पशुओं के चित्र नहीं देखे हैं उसमें उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। अवलोकन, उसे देखेंगे, अवलोकन का अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना। और कह रहा है कि तीसरा कह रहा है वर्गीकरण, यानी वो विभिन्न पशुओं के जो चित्र हैं उसे छांट सकेंगे। यहाँ कह रहा है डाटा संग्रह, सिर्फ जुटाने की बात कर रहा है, ये गलत है हमारा। तो बचा कौन हमारा? ए बचा, बी बचा और सी। इस आधार पे हमारा चौथा सही है, हमारा चौथा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग एकदम गलत मत करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एकदम सही आने चाहिए, सभी लोगों को आने चाहिए। आज के प्रश्न जितने भी बनाए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बनाए गए हैं, इसी आधार पे कि आपकी तर्क शक्ति या बौद्धिक शक्ति बढ़ सके सोचने समझने की। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है 14वां हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? कह रहा है जम्मू कश्मीर जो है उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है उत्तराखंड राजस्थान, दूसरा कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तीसरा कह रहा है हिमाचल प्रदेश पंजाब, और चौथा कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताइए जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? 14वें का जल्दी से बताइए कौन कौन सा है। तो जल्दी से बताइए 14वें का कौन सा आंसर होगा हमारा? पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो जल्दी से बताइए 14वें का आंसर जल्दी से बताइए कि जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। और ये आंसर आप ही लोगों को देना है। 14 और 15 का आंसर आप ही लोगों को देना है। 14 और 15 का आंसर आप लोगों को ही देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर का पड़ोसी राज्य है। तो जल्दी से बताइए कौन सा है 14वें का। ये 14 और 15 का आंसर आप ही लोगों को देना, एकदम सही आंसर देना है। पहला कह रहा है कि उत्तराखंड राजस्थान, दूसरा कह रहा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, और तीसरा कह रहा है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, चौथा कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 2 प्रश्न आप लोगों के लिए रखे गए हैं, चलिए देखते हैं। ये प्रश्न हमने बता दिया, पहले ही आप लोगों को समझा दिया था, अगले जो हमारा लाइव क्लास चला था उसमें बताया था ये कि जो लौह तत्व वाले प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किस में पाया जाता है। आप लोग अगली वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को बताया था कि लौह की जो प्रचुर मात्रा है किन में पाया जाता है। तो पहला कह रहा है कि नीचे दिए गए खाद्यान्न पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व का प्रचुर मात्रा होता है। पहला कह रहा है कि गोभी में होता है, भिंडी में होता है, गुड़ में होता है, और दूसरा कह रहा है आंवला में होता है, पालक में होता है, गुड़ में होता है, और तीसरा कह रहा है कि आंवला पालक और आलू में होता है, और चौथा कह रहा है कि आंवला आलू टमाटर के लगभग, यानी यहाँ पे लगभग दे दिया है। यहाँ पे देखिए कि प्रचुर दिया है, प्रचुर यानी सही में, यानी लगभग नहीं, उनमें होता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 15वें का। पहला होगा बंद गोभी भिंडी गुड़ होगा, या फिर आंवला पालक और गुड़, और तीसरा कह रहा है कि आंवला पालक और गुड़, और यहाँ पे आंवला पालक और आलू दिया है यहाँ पे, और चौथा कह रहा है कि आंवला आलू टमाटर के लगभग होते हैं। एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर